नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हुए हैं जिसका नाम है रूबरू, कुछ मुलाकातें, कुछ जुस्तजू। ये एक नया प्रोग्राम है, पहला शो है और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार हमारे साथ रहेगा। और ये जो दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, ज़िंदगी जो अपनी बिता रहे हैं, बहुत तरह तरह के हमें एक्सपीरियंस होते हैं, तरह तरह के अनुभव होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। इन सारे एक्सपीरियंस का, इन सारे अनुभव को मिला के जीने का नाम ही ज़िंदगी है। और जो भी हम महसूस करते हैं उसके लिए हमारे पास लफ्ज़ नहीं मिलते, उन लफ्ज़ों को बयान करने के लिए, उन अनुभव को बयान करने के लिए। और एक वो शख्स होता है जो ज़िंदगी के इन तमाम एक्सपीरियंस को अपने लफ्ज़ों में बयान करता है और जिसे हम शायर कहते हैं, पोइट कहते हैं, कवि कहते हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम इसी पर आधारित है। आज की हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स के साथ है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी महसूस किया, अपने दिल के जज्बात अपने लफ्ज़ों में परोए। और उन लफ्ज़ों को जब हम सुनते हैं, हमारी ज़िंदगी पर, हमारे दिल पर एक गहरा असर पड़ता है, एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जब भी ऐसी बातें हम शायरी सुनते हैं, चाहे वो बहुत पुराने सूफ़ी फ़कीरों ने लिखी, चाहे तमाम शायरों ने जो अपने दिल के हालात बयान किए, वो हमारे दिल पर एक असर रखते हैं। और हमारे स्टूडियो में आज जो शख्स पधारे हैं, मैं इनका स्वागत भी करता हूँ और इनका तारुफ भी आपसे करवाता हूँ। जनाब एजाज हुसैन भट्टी जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत एक जाना माना नाम उर्दू और पंजाबी की शायरी में है। तो जनाब एजाज हुसैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जस हिंदी के स्टूडियो में। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जस हिंदी टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा, फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और रूबरू चैनल जो आपने शुरू किया, मेरी दुआ है कि अल्लाह की ज़ात, रब की ज़ात इसको मज़ीद तरक्कियाँ दे और आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा फले फूले। तो बहुत खुशी हुई यहाँ आके आपसे मिल के। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लग रहा आप हमारे स्टूडियो में पधारे। और जहाँ तक ये शायरी का सवाल है, उसके बारे में बहुत सी बातें आपसे करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से और कैसे आपका बचपन बीता, कहाँ पर बीता? जी मैं बचपन तो पाकिस्तान के पंजाब के ज़िला गुजरात में वहीं पे पला बड़ा, तालीम भी वहीं पे हासिल की और फिर वहीं पे तकरीबन 90s में शायरी शुरू की और फिर 95 में यहाँ पे अमेरिका आ गए। 20-25-27 सालों से यहीं हूँ, शायरी कर रहे हैं। जो आपका ये शौक़ है शायरी, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये शौक़ जागता है, या ये कहिए कि जिन पे शायरी की आमद होती है। आपको ये शौक़ कैसे जागा कि इस तरफ कुछ लिखा जाए, कुछ लोगों की ऐसे खिदमत की जाए? जी होता ये है कि कहते हैं कि शायर या होता है या नहीं होता, इसमें वो सीखने वाली तो बात कोई नहीं। सीख के बंदा उसको बेहतर कर सकता है, लेकिन शायर जो हैं वो पैदा होते हैं। उसमें जो शौक़ होता है कि यूँ आप उसको पढ़ते हैं और शायरी सुनते हैं, बड़े बड़े शुरा को सुनते हैं, तो आपका दिल करता है और दिल की जो अंदर की आवाज़ होती है वो आप उसको अपने लफ्ज़ों में डालने शुरू कर दें। इसी का नाम शायरी है। तो मैंने भी स्कूल लेवल पे ही जब आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े मिसरे से सीधे करने शुरू किए, फिर चूँकि मैं डिबेट्स कंपटीशन में भी हिस्सा लेता था स्कूल दौर में, और इस तरह के मिली नगमे और ये चीज़ें पढ़नी, इस तरह से शौक़ परवान चढ़ता गया। और जब कॉलेज पहुँचे तो बाकायदा शायरी शुरू कर दी। जी, ये बात कही जाती है कि किसी ना किसी शायर का हमारी ज़िंदगी पर कोई प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, जो हम इस तरफ मुड़ते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से शायरों का असर पड़ा आप पर, जो मन में ये शौक़ जगा कि इस तरफ बढ़ा जाए? देखिए इसमें आपको एज इफ़ेक्ट भी होता है कि आप जब बचपन में होते हैं तो कुछ और तरह की शायरी पसंद होती है, फिर जब बड़े होते हैं, फिर जब शऊर की दुनिया में कदम रखते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप की शायरी जो है वो अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। तो वक्त के साथ साथ इंसान, जैसे मैंने अहमद फ़राज को पढ़ा, अल्लामा इकबाल को पढ़ा,
और फिर यहाँ पे अमेरिका जब आया तो यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े शोरा से मेरी मुलाकातें हुई, जिनमें वसीम बरेलवी हो गए, अमजद इस्लाम अमजद, अनवर मसूद, इस तरह के शोरा के साथ बैठना उठना और उनके साथ शायरी करनी, तो इसमें से आपकी शायरी में मज़ीद निखार आता जाता है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरी खुशकिस्मती भी है कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया के तकरीबन तमाम बड़े शोरा के साथ मुशायरे पढ़े। बहुत खूब जी। हम चाहेंगे कि बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले कुछ हो जाए, कुछ आपके द्वारा लिखी गई कुछ ना कुछ नज़में या कुछ जैसा भी आपका ध्यान हमें ज़रूर। नहीं, मैं शुरू कर देता हूँ। एक मैंने जब अपना वतन को छोड़ के यहाँ आया तो एक गज़ल लिखी थी कि कई दिनों से ये सोचते हैं कि ज़िंदगी यूँ उदास क्यों है। क्या बात है। कई दिनों से ये सोचते हैं कि ज़िंदगी यूँ उदास क्यों है, समंदरों से गुज़र के आए लबों पे फिर भी ये प्यास क्यों है। वाह वाह। समंदरों से गुज़र के आए लबों पे फिर भी ये प्यास क्यों है। वो जाने वाले तो जा चुके हैं न लौटने का प्याम देकर, वो जाने वाले तो जा चुके हैं न लौटने का प्याम देकर, न जाने दिल को अभी तलक उनके लौट आने की आस क्यों है। वाह क्या बात है। न जाने दिल को अभी तलक उनके लौट आने की आस क्यों है। और कफन हटा दो मेरे बदन से कहीं फरिश्ते न पूछ बैठे, कफन हटा दो मेरे बदन से कहीं फरिश्ते न पूछ बैठे, बरहना आए थे इस जहां में तो अब बदन पर लिबास क्यों है। वाह वाह वाह। बरहना आए थे इस जहां में तो अब बदन पर लिबास क्यों है। जो ख्वाहिशें दिल में पल रही हैं नहीं ज़रूरी कि हूँ वो पूरी जी। जो ख्वाहिशें दिल में पल रही हैं नहीं ज़रूरी कि हूँ वो पूरी, जहाँ में एजाज हर कोई अपनी ख्वाहिशों का ही दास क्यों है। वाह वाह। कई दिनों से ये सोचते हैं कि ज़िंदगी यूँ उदास क्यों है। ज़िंदगी यूँ उदास क्यों है। बहुत खूब एजाज साहब, बहुत खूब लिखा आपने। बहुत शुक्रिया। और एक एक लफ्ज़ में ज़िंदगी की सच्चाई जो है वो बयां हो रही थी। तो आपकी आज तक शायरी में कितनी किताबें आ चुकी हैं? जी मैं पंजाबी में भी लिखता हूँ, उर्दू में भी लिखता हूँ, मैं मिज़ाह भी लिखता हूँ जिसको फ़नी पोइट्री कहते हैं। तो जो फ़नी की तो मैंने अभी तक किताब नहीं लेके आया, लेकिन 2 किताबें मेरी पंजाबी की हैं और 3 किताबें उर्दू में आ चुकी हैं। 5 किताबें अभी तक। कौन कौन से नाम से वो जी साया है सबसे पहली किताब, उर्दू में साया आई थी, फिर कुछ ख्वाब बुनेंगे, फिर आसां दा दीवा, फिर दुखियारी माँ और इजहार ना करना, ये 5 किताबें हैं। और अभी भी लिख रहा हूँ, तकरीबन 2-3 किताबें अभी जाएंगी पब्लिश होने के लिए, तैयार है मवाद। बहुत अच्छा जी। और हम अपने दर्शकों को ये बता दें, ये जो शो है ये लाइव है और इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और इनसे कॉल के द्वारा हम और भी ये गुफ्तगू आप कर सकते हैं। जो भी आपके मन में सवाल हैं वो भी एजाज साहब से आप सवाल कर सकते हैं। तो एजाज साहब नंबर अपना बता दें। जी नंबर स्क्रीन पे आ रहा है जी। और एजाज साहब अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे मन में कोई शौक़ पैदा होता है, कई बार ऐसा होता है कि घर वालों की वो सपोर्ट उसी शौक़ को पूरा करने के लिए नहीं मिलती। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि वो शौक़ पूरा करने के लिए घर वालों का वैसा साथ ना मिला हो, या वो लाइक करते हैं जो आप लिखते हैं? दिल की बात आपने कह दी। असल में होता ये है कि हम जिस दौर की पैदावार हैं, आज से 25-30 साल पीछे चले जाएं, आज के दौर में जो है कि वो बच्चे जिस तरह का काम करना चाहें वालिदैन सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा दौर जो था वो सख्ती वाला दौर था, वालिदैन का डर होता था, बड़े भाइयों का डर होता था। तो उस वक्त ये ख़ास कर जो शायरी है, अगर पता चल जाए कि बच्चा शायरी कर रहा है तो कहते हैं पता नहीं ये इश्क में पड़ गया, किसी मोहब्बत में पड़ गया, तो डर डर के हम छुप छुप के लिखते थे। हाँ, जहाँ तक तकरीरों का शौक़ था और कॉलेज में प्रोग्राम में हिस्सा लेना स्कूल में, वो तो घर से सपोर्ट होती थी, लेकिन शायरी को कोई सपोर्ट नहीं मिली। और इससे पहले मेरे फैमिली में कोई शायर था भी नहीं, तो मैं पहला बंदा था जो लिखना शुरू किया जिसने। और लेकिन ज़्यादातर ये है कि छुप छुपा के लिखते थे, और जो भी लिखा कॉलेज की हद तक टीचर्स को सुना लिया, दोस्तों को सुना लिया, लेकिन घर से इतनी सपोर्ट नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। अगर हो सकता है कि वो उस वक्त सपोर्ट मिलती थी, आज मैं जहाँ पे हूँ कहीं और पे होता, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैं लिखता रहा, अपना शौक़ पूरा करता रहा और आज तक कर रहा हूँ। या ये कह लीजिए कि जब आप स्टेज पे बोलते हो या मुशायरों में जाते हो, जब आपको दाद मिलती है, वाह वाह मिलती है, तब उस समय घर वालों को बड़ा अच्छा लगता होगा कि अच्छा किया हमने। नहीं, अब तो लगता है, अब तो सारे पसंद भी करते हैं, बल्कि फैमिली में कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो सारे
इम्पॉर्टेंस मिलती है कि एजाज साहब सुनाएंगे कुछ और इस तरह। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शुरुआत की, जब शायरी शुरू की तो उस वक्त इतनी सपोर्ट नहीं थी। अब तो सारे माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं पूरे यूनाइटेड स्टेट में हर स्टेट में तकरीबन जा चुका हूँ, कनाडा तक जा चुका हूँ, पाकिस्तान में जाता हूँ, वहाँ भी मुशायरे पढ़ता हूँ और टीवी प्रोग्राम्स में और सारे। तो उसमें यह एक मान होता है, फ़ख्र होता है कि अपना हमारा कोई बंदा या बच्चा जब किसी मुकाम पे पहुँचता है। तो बाकी एफ़र्ट तो इंसान की सारी ज़िंदगी चलती है, सीखता रहता है इंसान। कहते हैं गोद से लेके गोद तक बंदे को सीखना पड़ता है और हम सीख रहे हैं अभी। जी कुछ और एजाज साहब आपकी, जैसे आपने बोला कि पंजाबी में भी लिखते हैं, कुछ पंजाबी की भी पंजाबी शायरी हो जाए। पंजाबी उर्दू जैसे आप बोले, मैंने 5 किताबें लिखी हैं और उसकी कृपा है, मेहरबानी है कि मैं सारी की सारी मुझे ज़बानी याद है। मैंने आज तक कोई मुशायरा ऊपर से देख के नहीं पढ़ा। तो पंजाबी आप कहते हैं तो उसके 2-4 शेर सुना देता हूँ कि कुछ ना कुछ ते भार गमां दे सिर ते चाणे पैंदे ने, कुछ ना कुछ ते भार गमां दे सिर ते चाणे पैंदे ने, जान तू प्यारे सजना कोलों धोखे खाने पैंदे ने, अपने देवन दुख ते फिर की शिकवा करना गैरां दा, अपने देवन दुख ते फिर की शिकवा करना गैरां दा, सप्पां नूं दिलदार समझ के दुध पिलाने पैंदे ने, सप्पां नूं दिलदार समझ के दुध पिलाने पैंदे ने, सारी खेड मुकदरां वाली सब स्यापे लेखां दे, सारी खेड मुकदरां वाली सब स्यापे लेखां दे, कुदरत जेड़े गल विच पा दे ढोल वजाने पैंदे ने, कुदरत जेड़े गल विच पा दे ढोल वजाने पैंदे ने, और सच्चे दिल तो तौबा करिए रब साईं ते मन जांदा, सच्चे दिल तो तौबा करिए रब साईं ते मन जांदा, यार मनावन दे लई पैरी घुंघरू पाने पैंदे। बहुत खूब यार मनावन दे लई पैरी घुंघरू पाने पैंदे ने, सजना बाज एजाज प्यारे जीना कादा जीना है, सजना बाज एजाज प्यारे जीना कादा जीना है, सजना बाज एजाज प्यारे जीना कादा जीना है, अखियां दे विच हंझू लैके डंग टपाने पैंदे ने, कुछ ना कुछ ते भार गमां दे सिर ते चाणे पैंदे ने, जान तो प्यारे सजना कोलों धोखे खाने पैंदे। बहुत खूब एजाज साहब। पंजाबी में भी वैसी ही बखूबी आपकी वो कमांड है लफ्ज़ों पे, जैसी हमने पहले उर्दू पे सुनी, और बहुत सुंदर एक माहौल बना हुआ है। और हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अभी समय हो चला एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। जस हिंदी देख रहे दर्शकों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शायरी की और हमारे साथ हैं जनाब एजाज हुसैन भट्टी जी, जो शब्दों को एक माला में परोकर हमारे लिए लेकर आए हैं और बहुत सुंदर एक माहौल एक शायरी के द्वारा ये हमें दे रहे हैं। जी एजाज साहब एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे शायरी की, अक्सर शायरों से जब बात होती है एक बात कही जाती है कि शायरी लिखने के लिए एक माहौल चाहिए होता है, एक सुकून चाहिए होता है। क्या आपकी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कुछ है कि लिखने के लिए कुछ ख़ास माहौल या ख़ास कोई जगह आपने मुकर्रर की होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आमद किसी वक्त भी हो सकती है। आप बाद दफ़ा होता है कि कोई मिसरा आपको क्लिक कर जाता है किसी का, आप उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। बाद दफ़ा होता है कि आप आराम से कहीं सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में अकेले जा रहे हैं, तो कोई चीज़ ऐसी ज़हन में आमद आती है और आप उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। इसमें दूसरे आपके हालात पे भी होता है कि अब आप खुश हैं तो आपको खुशी वाले चीज़ें निकलेंगी, और अगर दुखी हैं किसी वजह से, आपको कोई गम है, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि अंदर की आवाज़ होती है तो वो आप उसको कागज़ पे लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे मुझे याद है कि एक दफ़ा एक दोस्त ने, मैंने फ़ोन किया तो उसने मुझे कहा कि भट्टी साहब आपको मैंने 2 दफ़ा कॉल की तो आप फ़ोन नहीं उठाते, तो उसने पंजाबी में कहा कि कोई चंगी गल तो नहीं ना। और मुझे वो मिसरा इतना अच्छा लग गया, उस पर मैंने पूरी की पूरी गज़ल कह दी कि हुसन जवानी 4 दिहाड़े जो अज है वो कल ते नहीं ना, फिर भी मान हुसन दा करना ये कोई चंगी गल ते नहीं ना, एक बारी रल कट्ठियां बहिए ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਏ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ, ਨਾ ਹਾਂ ਬਾਂਗ ਮਸੀਤੇ ਵਾਲੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਤਾਈਂ
भुलदा वो एक पल ते नहीं ना। क्या बात है। एजाज दे आल दिवाले जेड़ा इश्क ने गुंजल पाया है, एडी छेती खुल जाए कि मैं कोई रस्सी दा वल ते नहीं ना। तो ये होता है कि आपको कोई मिसरा लग जाता है दिल को। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे एक पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है उर्दू गज़ल में, मैं कहता हूँ कि मौजूदा दौर में अगर मैं कहूँ कि वो सबसे अच्छे गज़ल को शायर हैं, अब्बास ताबिश आए हुए थे यहाँ पे। तो उनका एक शेर बहुत बचपन में हम पढ़ते थे कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। क्या बात। तो वो मेरे साथ बैठे हुए थे, हम कहीं जा रहे थे, तो हमारे कुछ दोस्तों में आपस में थी तंजीमी लेवल पे, तो वो कहते हैं कि यार आपस में मिल के बैठो। तो कहते हैं मेरा दिल करता है कि आप सब लोग इकट्ठे होके, कहते हैं यकीन करो कि मैं तुम लोगों को आपस में जुदा करने नहीं आया। तो मुझे वो कहते हैं यार, मैंने कहा अब्बास साहब ये तो मिसरा हो गया। कहते हैं हाँ यार इस पर लिखो। तो मैंने फिर बैठे बैठे कि वफ़ाओं का प्याम्बर हूँ जफ़ा करने नहीं आया जी, वफ़ाओं का प्याम्बर हूँ जफ़ा करने नहीं आया, मैं अपनों की अनायत का गिला करने नहीं आया। वाह। मेरी ख्वाहिश है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए, मेरी ख्वाहिश है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए, मैं तुम लोगों को आपस में जुदा करने नहीं आया। क्या बात है, क्या मैं तुम बात लोगों को आपस में जुदा करने नहीं आया। तो उसमें एक शेर बड़ा अच्छा हुआ था कि मज़ारों पर ये मन्नत की चढ़ाई चादरें किसने, जी, मज़ारों पर ये मन्नत की चढ़ाई चादरें किसने, मेरे मरने की दुश्मन तो दुआ करने नहीं आया। क्या बात है, मेरे क्या मरने बात की है। दुश्मन तो दुआ करने नहीं आया। तो ये होता है कि बहुत दफ़ा आपको एक मिसरा मिल जाता है, जी। आपके दिमाग की वो टच कर जाता है, तो आप उसको फिर अपने कागज़ पे डाल लेते हैं। या यूं कह लीजिए कि जैसे आपका टेस्ट होता है, हाँ, जैसे आपकी जुस्तजू होती है, तलाश होती है, हाँ, आपको वैसे ही कहीं ना कहीं से आदमी अपनी तलाश पूरी कर लेता है और कहीं ना कहीं से भी कोई चीज़ ले लेता है, मिल फिर जाती उसके ऊपर वो लफ्ज़ों की आमद होती है, फिर आप उसको परो देते हैं। जब आप शुरू कर देते हैं ना, जी, तो उसके बाद ये होता है कि फिर आप लिखते चले जाते हैं। जी, जैसे कहा कि मेरा एक शेर है कि हाँ, एक लिफाफे में डाल कर रख दी, जी, एक लिफाफे में डाल कर रख दी, उसकी यादें संभाल के रख दी। आहा, एक लिफाफे में डाल कर रख दी, उसकी यादें संभाल कर रख दी, जूं ही ओझल हुआ वो आँखों से, मैंने आँखें निकाल कर रख दी। आहा, जूं ही ओझल हुआ वो आँखों से, मैंने आँखें निकाल कर रख दी। और भूख इतनी बड़ी ज़रूरत की, भूख इतनी बड़ी ज़रूरत की, ख्वाहिशें तक उबाल कर रख दी। भूख इतनी बड़ी ज़रूरत की, ख्वाहिशें तक उबाल कर रख दी। और बादे नफ़रत चली तो फिर उसने, नफ़रत की हवा कि बादे नफ़रत चली तो फिर उसने पगड़ियाँ तक उछाल कर रख दी। बादे नफ़रत चली तो फिर उसने पगड़ियाँ तक उछाल कर रख दी। और बस गया दिल में चांद सा चेहरा, यूं बसा दिल में चांद सा चेहरा, यूं बसा दिल में चांद सा चेहरा, धड़कने तक उजाल कर रख दी। क्या बात, धड़कने तक उजाल कर रख दी। और फिर भी आया न याद नाम उसका, फिर भी आया न याद नाम उसका, मैंने सोचें खंगाल कर रख दी। वाह, मैंने सोचें खंगाल कर रख दी, जो ही ओझल हुआ वो आँखों से, मैंने आँखें निकाल कर रख दी। क्या बात। तो ये होता है कि दिमाग में जब आपकी कुछ चीज़ आ जाती है तो फिर आप लिखना शुरू कर देते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि कहीं से कोई ख्याल आ जाता है और उसको आप मिसरे में डालकर या मिसरा बन जाता है उसके ऊपर, तो बहुत दफ़ा ऐसा भी कई बार होता है कि जो ख्याल आपने लिया हो, जो ख्याल आया हो, कई बार लफ्ज़ों की या शब्दों की कमी रह गई हो उसको लिखने के लिए, बयां करने के लिए, कभी ऐसा भी होता है? नहीं होता ये कि बेसिकली कहते हैं कि जो शायरी है ना, उसमें किसी उस्ताद ने कहा था कि इसके लिए 3 M मीम जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, मुतालिया, मश्क और मशवरा। अगर आपका मुतालिया होता है कि पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अगर आपके पास वोकैबुलरी काफ़ी है, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा है तो आपके पास शब्दों की कमी नहीं होगी, लफ्ज़ों की कमी नहीं होगी। ऑटोमेटिकली लफ्ज़ आपके सामने बांदी बन के खड़े होते हैं जब आप लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने मुतालिया किया हुआ है। फिर मश्क है, आप बार बार लिखें एक चीज़ को। आज मैंने ये शेर लिखा, उसको लिख के रख दो, उसके बाद 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर पढ़ो, आपके अपने आप में से आपको नहीं यार ये मैंने उस दिन सही नहीं लिखा, आज इसको ये कर लेता हूँ। इसमें मैंने आसमान लिखा था, इसमें फलक लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें मैंने महफिल लिखा नहीं, महफिल की जगह इसमें बज़्म लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो शब्द जो हैं, लफ्ज़ जो हैं आपके सामने हाथ बांधे खड़े होते हैं कि भाई हमें इस्तेमाल करो। ये शायर की खूबी होती है कि वो लफ्ज़ों को कैसे बरतता है। फिर उसके बाद मुतालिया है, मश्क है और फिर मशवरा है।
फिर आप अपने दोस्तों से, हम ख्याल दोस्तों से आप कहते हैं जी जो लिखते हैं, जिनको शौक़ है, जिनको पता है शायरी क्या चीज़ है, तो आप उनको सुनाते हैं। जब भी कोई शायर लिखता है तो आप कहते हैं जी मैंने ये शेर लिखा, सुने ज़रा। तो जब आप सुनाते हैं या किसी महफ़िल में सुनाते हैं तो महफ़िल के बाद आप दोस्ती मशवरा करते हैं, तो वो कहते हैं यार इसको आप ऐसे नहीं ऐसे कर ले तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो वो भी चीज़ आपको मदद देती है शायरी में। तो ये इसलिए कि कमी नहीं आती शायर को। वो जब लिखना शुरू करता है तो फिर वो पानी की तरह वर्ड उसके सामने आते जाते हैं और वो लिखता जाता है। जी। और जहाँ तक शायरी का सवाल है या सीखने का सवाल है, तो अक्सर ये बात कही जाती है कि शायरी को निखार देने के लिए और उसमें सुरखरू होने के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है जो हमें कुछ चीज़ें सिखाता है। क्या ज़िंदगी में ऐसी कोई बात आपके जीवन में भी आई, कोई शायर आपके उस्ताद रहे हो? देखिए जी, बेउस्तादा कोई भी काम हो, मैं वो काम ठीक नहीं होता जी। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि शायर जो होता है या नहीं होता। शायर पैदा होता है, उसके अंदर शायर होता है, उसमें निखार आ सकता है। उसमें आप किसी उस्ताद को इस्लाह लेते हैं, उनको दिखाते हैं, तो आपकी शायरी में मज़ीद बेहतरी आती जाती है। आपको कुछ चीज़ें ऐसी टेक्निकल पॉइंट होते हैं जो इनको आपको अर्ली एज में या अर्ली जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपको नहीं पता होता। लेकिन जो आप करते हैं, काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है, बहर क्या है, उसमें आपको वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करना है, वो आस्ता आस्ता आपको उस्ताद जो होता है सिखाता है। लेकिन अगर आप देखें कि जितने बड़े बड़े शायर हो, बाबा फरीद हो गए, बुल्ले शाह हो गए, ये किसी यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन इनको अब तक जब तक आप ना पढ़ें आप यूनिवर्सिटी में काबिल ही नहीं बन सकते। क्या बात। तो ये चीज़ें खुदा दाद होती है। शायरी बेसिकली खुदा दाद है, लेकिन इसमें शायर को उस्ताद की वजह से उसमें मज़ीद निखार आ सकता है, बेहतरी आ सकती है। जी, बहुत सुंदर बातें हो रही हैं। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये लाइव प्रोग्राम है और इसमें आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। और लाइव के लिए नंबर है 1844-324-1300, 1844-324-1300, और उसके बाद आप 0 प्रेस करिए बात करने के लिए और कुछ समय होल्ड रखिए, उसके बाद आपकी बातचीत हो जाएगी। जी, यहाँ पर अभी समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर यहीं शायरी का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जस हिंदी देख रहे दर्शकों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शायरी की हम बात कर रहे थे, तरह तरह के अपने ख्यालात, अपने अनुभव हमारे साथ बयान कर रहे हैं जनाब एजाज हुसैन भट्टी जी। जी एजाज साहब, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है माशाल्लाह। जी, थैंक यू। और एजाज साहब, एक बात कही जाती है कि जो शायरी, पुरानी वाली शायरी थी, वो बहुत असरदार थी। जैसे हम पुराने फिल्मी गाने भी सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि पुराने गानों में जो शायरी थी वो बड़े कमाल की थी, आज भी लोग उसको बड़े प्यार के साथ सुनते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि पुरानी शायरी और आज की शायरी में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क पड़ गया? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पुरानी शायरी वाकई अगर आप गाने भी देखें पुराने तो वो आपके दिल में घर कर जाते थे। और अब जब तक आप आज भी जो हमने गाने पुराने सुने हुए हैं, अब भी कहीं उसकी बीट से हमें पता चल जाता है कि ये फ़लाँ गाना लगा हुआ था। तो वो आज भी हमें मज़ा देते हैं, रूह को सुकून, क्योंकि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है ना, तो वो रूह को वाकई रूह की ग़िज़ा थी। लेकिन जो गानों में लचरपन आता गया और इस तरह की चीज़ें आती गई, आज के दौर में आप देखें शायरी आज भी अच्छी हो रही है, लेकिन वो चूँकि जो इंटरनेट का और फास्ट दौर है, लोग जब कमर्शलाइज होते हैं ना, पैसा कमाने के पीछे लगते हैं, तो फिर इसमें आप फिल्मों में गाने देख लें, तन्नू घोड़ी किन्ने चाड़े या पूतनी के, वो चीज़ें जो हम लोग आम जनता के सामने, आम आवाम के सामने बात भी नहीं कर सकते, वो लोगों ने शायरी में शुरू कर दी। तो ये गाने नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम जो नई पौध है उसको ख़राब करने का एक सिलसिला है। मैं इसको शायरी नहीं कहता। अच्छी शायरी आज भी हो रही है, लेकिन वो उसको इतनी प्रेफरेंस नहीं मिल रही, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो इंटरनेट का दौर है। इंग्लिश हम लोगों ने बेसिकली, ख़ासकर जो हम लोग पंजाबी हैं, हम लोगों ने ना एक अपने बच्चों को दूर कर दिया, अपने कल्चर से दूर कर दिया, जिसकी वजह से अगर आपको पंजाबी बच्चा बोलता है तो हम कहते हैं कि अनपढ़ है जी, ये जाहिल है ये जी। हालांकि ये आपकी माँ बोली है, जो अपने माँ के मुंह से जो चीज़ें सुनी हुई हैं, जो आपके बचपन में, अगर आपको पंजाबी में रोएंगे तो आपको उसका भी मज़ा आएगा। उर्दू में रोएंगे, जिस ज़ुबान में आप ग्रोअप अप हुए हैं, जो आपकी माँ की ज़ुबान थी, वो आप एक्सप्लेन करना चाहें तो उसमें आसानी से एक्सप्लेन भी कर। देखिए ना, जैसे हमारा पंजाब का एक खूबसूरत कल्चर था जिसमें अपने माशूक को कहने जा पैड़िया, पैड़िया ना कर,
या मर जाने यानी कि प्यार में उसकी बोलियां इतनी खूबसूरत होती थी, बातें इतनी खूबसूरत होती थी। अब वो चीज़ें नहीं रही। अब जब नई शायरी जो है जदीद, जिसको जदीदियत का नाम दे दिया गया है, अच्छी शायरी, जो अच्छे शुरा हैं आज भी नई चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी शायरी के अंदर, लेकिन उनको भी एक तरीके के साथ एक खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे हैं। लेकिन जो जिन लोगों ने लचरपन का सहारा लिया सिर्फ़ और सिर्फ फेम कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए, वो शायरी नहीं है, उसको मैं शायरी नहीं कहता। वो सिर्फ एक वक्ती तौर। और देखें, वो एक फ़िल्म का गाना या एक स्टेज पर अगर गाया जाता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, किसी को उसके मिसरे याद भी नहीं रहते। लेकिन जो पुराने गाने, पूरे गाने लोगों को ज़बानी याद, आज तक दिल पे वो असर रहते हैं। क्योंकि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। तो जो दिल से बातें निकली हुई हैं, वो आज भी अगर दिल से लिखेंगे आप उसको, अपने ज़हन में पैसा नहीं होगा, आपके ज़हन में कोई फेम नहीं होगा, तो आज भी अच्छी बातें निकलती हैं, अच्छे शेर आज भी निकलते हैं और लोग लिखते हैं जी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जी। बहुत खूब। जैसे आपने कहा, एक शायरी वो होती है जो हम घर में बैठ के अपनी फैमिली के साथ सुन सकते हैं, बिल्कुल, और उनके साथ उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब। और कुछ हो जाए जायज़ साहब? और जी, मैं गज़ल सुना देता हूँ जी, कि खुद से भी कह दिया नहीं करनी जी, खुद से भी कह दिया नहीं करनी, अब किसी से वफ़ा नहीं करनी। वाह। अब किसी से वफ़ा नहीं करनी, पहले रस्मन भी साथ चलते थे, रस्म भी अब अदा नहीं करनी। पहले रस्मन भी साथ चलते थे, रस्म भी अब अदा नहीं करनी। और खुद फरेबी है ये मोहब्बत भी जी, खुद फरेबी है ये मोहब्बत भी, सच कहूँ बाखुदा नहीं करनी। क्या बात। खुद फरेबी है ये मोहब्बत भी, सच कहूँ बाखुदा नहीं करनी। इश्क की इंतहा से सीखा है, इश्क की इंतहा से सीखा है, अब कोई इब्तदा नहीं करनी। वाह। इश्क की इंतहा से सीखा है, अब कोई इब्तदा नहीं करनी। बढ़ रहा है तो इसको बढ़ने दो, बढ़ रहा है तो इसको बढ़ने दो, दर्द दिल की दवा नहीं करनी। वाह वाह। बढ़ रहा है तो इसको बढ़ने दो, दर्द दिल की दवा नहीं करनी। अब तो ये सोचना है दुनिया से, अब तो ये सोचना है दुनिया से, बात करनी है या नहीं करनी। क्या बात है, क्या अब तो ये सोचना है दुनिया से, बात करनी है या नहीं करनी। जिसको जाना है शौक से जाए जी, जिसको जाना है शौक से जाए, कोई याहो बका नहीं करनी। और जानता हूँ कि मेरे अपनों ने जी, जानता हूँ कि मेरे अपनों ने मेरे हक में दुआ नहीं करनी। क्या बात। जानता हूँ कि मेरे अपनों ने मेरे हक में दुआ नहीं करनी। खुद से भी कह दिया नहीं करनी, अब किसी से वफ़ा नहीं करनी। क्या बात। बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा अपनों से वफ़ा नहीं करनी, तो अक्सर ये होता है कि अपने ही वो साथ में खड़े नहीं होते और दुनिया के लोग तमाम हमें वो प्यार देते हैं। तो ये आपने बहुत एक सच्चाई, शायर होता ही वो है जो एक सच्चाई को अपने लफ्ज़ों में बयान करता है। असल में होता ये है ना कि आजकल जो है ना, जब से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब रिश्तों के अंदर दरार तब आती है जब लालच आ जाती है जी। और आजकल मोस्टली लोग ना, मतलब प्यार हर चीज़ मतलब के साथ है। अगर आपको मतलब है तो बात करेंगे, नहीं मतलब तो वो उसका क्या कि आपको सलाम भी नहीं करेंगे। अगर आपका गरीब रिश्तेदार है तो आप कहेंगे ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। अगर आपका कोई बंदा किसी ओहदे पे पहुंच गया तो चल वो 4 घर छोड़ के भी फिर भी आप कहते हैं जी मेरा फर्स्ट कज़न है जी। तो ये चीज़ें दुख भी देती हैं, क्योंकि शायर एहसास होता है, शायर देखता है चीज़ों को आगे पीछे, अपने इर्द गिर्द के जो हालात देखता है, तो उन्हीं को शेरों में डालता है। कि जैसे कि मैंने शेर लिखा था कि बिना मतलब के साया भी नहीं देते जी, बिना मतलब के साया भी नहीं देते, शजर इंसान होते जा रहे हैं, बहुत नुकसान होते जा रहे हैं, शहर वीरान होते जा रहे हैं। क्या बात। बिना मतलब के साया भी नहीं देते, शजर इंसान होते जा रहे हैं। वाह। तो ये चीज़ें कि अब देखा देखी जो है कि इंसान लालच में जब से आया तो रिश्तों की कदरें और जो वैल्यूज़ हैं, इंसानियत कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, दम तोड़ रही है। लेकिन अच्छे लोग भी हैं जिनके दम पे ये दुनिया कायम है। आज भी लोगों में मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन देखना ये होता है कि ज़्यादातर लोग किस तरफ जा रहे हैं, मादा के पीछे। अब वो बातें
खबरों में सुनने को मिलती हैं जो कभी आज से 15-20 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे जी। कि इस तरह भी हो सकता है कि बाप बेटी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, बहू के साथ, जो आप आज के ड्रामों में देख रहे हैं, आज की जो फिल्में देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो बेरार रवि इसलिए बढ़ती है जब आपके लालचें आ जाती हैं दिल में, आप वो वैल्यूज़ को भूल जाते हैं। जी। तो वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इंसान जो है अगर अच्छी सोच रखे, पॉजिटिव सोच है, जी। तो कहते हैं कि बुरी सोच और पाँव में मोच आगे नहीं बढ़ने देती। क्या बात है, ये भी बड़ा अच्छा मिसरा आपने सुनाया जी। तो जैसे जनाब एजाज साहब बयान कर रहे हैं कि समाज के हालातों को हमारे सामने शायर रखता है, तो एक शायर हमारे इंडिया के शायर हुए, बहुत उनका अंदाज़े बयां बहुत कमाल का। अभी तो वो हमारे बीच में शरीर करके नहीं रहे, जनाब राहत इंदौरी जी। हाँ जी, ये कमाल के शायर थे। जी। उनके साथ मेरा काफ़ी दफ़ा उनके साथ मुशायरे पढ़े हैं मैंने, जी। बड़ा अच्छा टाइम में गुजरा और कमाल की शायरी करते थे। राहत इंदौरी साहब हैं, वसीम बरेलवी साहब हैं, शकील आज़मी, इकबाल आशर, ताहिर फराज, इन सब लोगों से मैं मिल चुका हूँ। सबसे अपना जावेद अख्तर साहब, इन सब के साथ मैंने मुशायरे पढ़े हैं, इनके साथ अच्छा टाइम गुजरा है। आज भी उनके साथ रब्ता है। इकबाल आशर साहब जिन्होंने उर्दू के ऊपर बड़ी खूबसूरत नज़म लिखी हुई है, शकील आज़मी साहब है। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम, अहमद फराज साहब हो गए, अब्बास ताबिश, अमजद इस्लाम अमजद, अनवर मसूद, ये सारे वो लोग हैं जो लेजेंड हैं। अहमद फराज साहब तो नहीं रहे हम में, लेकिन दूसरे शुरा जो हैं आज भी बहुत अच्छा कलाम लिख रहे हैं, अच्छी शायरी हो रही है। अगर आप दर्शकों को बता दूं, अगर सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। सलीम कोसर को आप टाइप करें, आप अब्बास ताबिश को टाइप करें, आपको बहुत अच्छी शायरी सुनने को मिलेगी जी। आज भी अच्छी शायरी होती है। तो कहने का मतलब कि जो अच्छी सोच वाले लोग आज भी हैं जी, बिल्कुल, जो अच्छी बात लिखते हैं, जो लोग फैमिली में बैठकर भी उसको सुन सकते हैं। तो जहाँ तक आज यूथ का सवाल है जी, नौजवान जो आजकल का है, ये इस तरफ मुतासिब है शायरी के लिए, या ये कह लीजिए कि जो कई बार जोश आता है नौजवानों को कुछ लिखा जाए, लेकिन या कई बार वैसी संगत नहीं मिलती कि उसको एक सही तरह से अंजाम दिया जा सके। क्या आपके पास भी कोई ऐसे शागिर्द आपके को सीखने वाले हों? देखिए, मसला ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग घर का माहौल नहीं वो रखते। हम लोग जो है ना मॉडर्निज़म की तरफ ज़्यादा हैं। अगर आप अपनी बच्चों को घर में हिंदी या उर्दू या पंजाबी नहीं सिखाएंगे तो उनको कैसे शौक़ होगा? वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे। इंग्लिश लिटरेचर की जो उसमें आपने देखा कि फौज चीज़ें भी आ जाती हैं, इस तरह की लचर चीज़ें भी आ जाती हैं, तो बच्चे उसी तरफ बढ़ेंगे। आपने सबसे पहले आपकी बीइंग ए वालिदैन जो यहाँ पे पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनको बताऊँ आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो तो उन्होंने स्कूलों में जाकर सीख लेनी है। बिल्कुल। आपने अपनी जो मादरी ज़बान है, जो माँ बोली है, आप पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, जो वो आपने अपने बच्चों को खुद सिखानी है। अपने घर का माहौल आपने उनको खुद देना है। जब आप उनको अच्छी शायरी सुनाएंगे, उनको अच्छी अच्छी महफ़िल में लेके जाएंगे। अगर गाने का प्रोग्राम होता है या उस तरह का कुछ स्टेज का प्रोग्राम होता है, जैसे आपके कपिल शर्मा शो चलते हैं, उसमें तो दुनिया उमड़ के पड़ रही होती है। लेकिन जब आप शायरी के मुशायरे में सिर्फ आपको वहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग आके पुराने आके बैठ जाएंगे, नए बच्चों को आप साथ लेके नहीं जाएंगे, तो उनको शौक़ कैसे पैदा होगा? वो कैसे आगे क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शायर तो हर इंसान के अंदर होता है, उसको अब ऐसी फ़िज़ा मिलेगी, उसको ऐसी तहरीक मिलेगी तो वो बाहर निकालेगा ना अपनी चीज़ों को। लेकिन आप अगर उसको माहौल नहीं देंगे, अगर मैं हूँ मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहाँ आता, मुझे यहाँ पे वो माहौल ना मिलता शायरी का, मुझे वो अपने हमख्याल दोस्त या मैं किसी ऐसी स्थिति में चला जाता जहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियंस मुझे मिलते ही ना जो मेरी बात को समझ सकते, तो हो सकता है मैं भी लिख लिख के रखता जाता और उसको गायब हो जाती चीज़ें। एक टाइम आता है कि बंदा उकता जाता है इंसान के, यार इसका फ़ायदा क्या लिखने का। लेकिन जब आपको वो माहौल मिलता है तो आपके अंदर का जो इंसान है, अंदर की जो शायरी है, अंदर की जो आपका पोटेंशियल है, वो बाहर निकलता है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वो माहौल तो कम अज़ कम दें ताकि वो इस तरफ आ सकें। जी। तो शायरी में एक बात अक्सर हम सुनते हैं कि शायर जनाब ऐसे नहीं बनते, कोई ना कोई चोट खाई होती है तब जाके शायर बनते हैं। इस बात से आपका क्या राय? जी, ये सवाल जो है आपका, ये तकरीबन हर शायर से हर महफिल में पूछा जाता है जी। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि होता ये है कि बाद दफ़ा होता है कि आप शायरी कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा दुख आपकी, जैसे मेरी वालदा की वफ़ात हो गई 99 में, तो 21-22 साल से मैं जब भी कोई शायरी लिखता हूँ तो वालदा का जिक्र ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है किसी न किसी शेर में। तो उसमें
एक दुख का जो पहलू होता है जब इंसान, क्योंकि आपको लिखने का फन आता है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो आपको जो चोट लगी होती है उसमें आ जाती है। बिल्कुल, ये रिश्ता भी एक वैसा है माँ का जो आदमी कभी भूलता नहीं। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं होता कि आपको चोट लगी हो तभी शायरी होती है। चोट के बगैर भी अच्छी शायरी, अगर आपका मुतालिया अच्छा है, आपका शौक़ अच्छा है, आपका ज़ौक़ अच्छा है, तो शायरी अच्छी निकलती है। ज़रूरी नहीं है कि चोट ही हो, लेकिन बाद दफ़ा होता है कि चोट लगने से आपकी शायरी में दर्द आ जाता है। जैसे शिव कुमार बटालवी का कलाम आप सुनते हैं, तो माहे नी माए मेरे गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे, अद्धी अद्धी राती उठ रोण मोहे मित्रां नूं माहे सानू नींद ना पवे। तो उसमें एक आपको दर्द नज़र आता है। आप अमृता प्रीतम की शायरी देखें कि अज अखां वारस शाह नूं कि तू कबरां विचों बोल, अज फिर किताबे इश्क दा कुछ अगला वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां तैनूं वारस शाह नूं कहन। तो ये होता है कि आप जब कोई दर्द या कोई चोट या कोई इस तरह का हालात देखते हैं तो आपकी शायरी में वो चीज़ें उमड़ के आती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको चोट लगी हो तभी शायर तो पैदा होता है। बहुत खूब, ये बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। समय हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के जाने से पहले अपने दर्शकों को बता दें ये लाइव शो है, आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1844-324-1300 एंड प्रेस 04, उसके द्वारा आप ये बातचीत भी कर सकते हैं। जी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जस हिंदी देख रहे दर्शकों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात चल रही है शायरी की, और हमारे साथ हैं आज के मशहूर शायर जनाब एजाज हुसैन भट्टी जी, जो शायरी की बारीकियां भी हमें बता रहे हैं और अपनी बहुत खूबसूरत नज़मों के द्वारा भी ये एक बहुत सुंदर माहौल ये अता कर रहे हैं। जी एजाज साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। जी बहुत शुक्रिया। और जैसा ये शायरी की बातें हम कर रहे हैं, अमेरिका में आने के बाद शायरी पे कुछ ख़ास असर पड़ा? जो शायरी आप पहले करते थे पाकिस्तान में, यहाँ आने के बाद कुछ शायरी के लिए कुछ कलम रुकी या कैसे रहा? जी मेरा ख्याल है यहाँ की कलम रुकी नहीं, बल्कि ज़्यादा तेज़ी से चली। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में एक तो स्टूडेंट लाइफ थी वहाँ पे, और उस वक्त आपकी जो है वो प्रायोरिटी डिफरेंट होती हैं, पढ़ाई भी करनी होती है साथ साथ ये काम भी चलता है। लेकिन जब प्रदेश में आता है तो इंसान को एक तो दूरी का, तन्हाई का एहसास होता है, और फिर उसके बाद काम से आने के बाद उसके पास कोई और करने को नहीं होता। पाकिस्तान में अपने वतन में तो आप होता है कि रिश्तेदारों से मिल लें, ये कर लें, वो कर लें। यहाँ पे फिर आपको नए नए तजर्बात होते हैं, नए एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो आपकी शायरी को मज़ीद फ़रोग़ देते हैं, आपको मज़ीद लिखने का दिल करता है। क्योंकि जैसे कि आप तन्हाई, जैसे मैंने पहले शेर सुनाया कि कई दिनों से ये सोचते हैं कि ज़िंदगी यूँ उदास क्यों है, समंदरों से गुजर के आए लबों पे फिर भी ये प्यास क्यों है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप जब छोड़ के आते हैं फिर आप ये देखते हैं कि आपने क्या खोया और क्या पाया, कि आप पाकिस्तान को, अपने वतन को, कहीं से भी आप आए हैं या प्रदेश में आते हैं तो प्रदेश बजाते खुद एक कैद है, मीठी कैद उसको कह लें। तो आप खुशी से कोई भी बंदा प्रदेश में नहीं आता। जैसे मेरी एक गज़ल का शेर है कि मैंने लिखा कि ये दुनिया चाहती है जो अगर मैं कर गया होता तो सच्ची बात कहता हूँ मैं कब का मर गया होता। ये दुनिया चाहती है जो अगर मैं कर गया होता तो सच्ची बात कहता हूँ मैं कब का मर गया होता। तो उसका मतलब ये था कि कोई तो बात है एजाज जो यूं परदेश बैठा हूँ, कोई तो बात है एजाज जो यूं परदेश बैठा हूँ, अगर माँ बाप घर होते मैं कब का घर गया होता। क्या बात है, अगर माँ बाप घर होते मैं कब का घर गया होता। तो ये प्रदेश में ये चीज़ें आपकी शायरी को मज़ीद फ़रोग़ देती हैं। जब आप दुखी होते हैं या आप तन्हा होते हैं तो और दूसरी बात यह कि आपको जो नए नए ज़माना, कहते हैं कि ज़माना सबसे बड़ा उस्ताद है, तो बहुत कुछ सिखा देता है आपको। बिल्कुल। जो बच्चा अपने वतन में रह के अपने वालिदैन के घर में पानी का गिलास भी नहीं पीता, यहाँ आके उसको होटलों पे बर्तन भी मांजने पड़ते हैं। यहाँ आके उसको 12 घंटे की जॉब करने के बाद आके उसको आपके घर में खाना भी बनाना पड़ता है, आके उसको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस जो हैं, अगर आप शायर हैं, अगर आप गुलकार हैं तो आप उसको गा के सुना लेंगे, अगर आप शायर हैं तो आप उसको अपनी शायरी में ले आएंगे ये चीज़ें, अपने एक्सपीरियंस को। तो इस तरह इंसान को बढ़ावा मिलता है शायरी में। हालात बहुत कुछ सिखाते हैं, सबसे बड़ा उस्ताद है ना। बिल्कुल। और यहाँ न्यूयॉर्क में शायरी के बारे में पूछूंगा, यहाँ पर क्या मंजर है, कैसे हालात हैं, क्या यहाँ पर भी कुछ मुशायरे होते हैं या आप कैसे यहाँ पर उनको सारा कुछ करते हैं?
मैं समझता हूँ कि न्यूयॉर्क की जो बस्ती है, यहाँ के हम लोग इसको शायरी की उर्दू की बस्ती कहते हैं, जी ये किसी तरह भी लाहौर से, दिल्ली से या लखनऊ से या कराची से कम नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत सी तंजीमें हैं यहाँ पे। जैसे जिस तंजीम का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, कारबान फ़िक्र फन, गुज़श्ता 40 साल से ये काम कर रही है। अलका रबाब ज़ौक़ है, वो हैं पंजाबी साहित्य सभा है, दूसरी सभाज बनी हुई हैं जो पंजाबी की भी हैं, उर्दू की भी हैं। बहुत सी यहाँ पे तंजीमें हैं। इक़लीम सुखन न्यूयॉर्क, इसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। वो बहुत से मुशायरे कराते हैं यहाँ पे, और बहुत से नए नए शोरा देखे हैं मैंने यहाँ पे आए हैं। वैसे हमारा एक बड़ा प्यारा दोस्त है राजा अवैस, बहुत कमाल की शायरी कर रहा है यहाँ पे। यहीं पे आके उसने शुरू की, लेकिन जब शायरी करता है तो पता चलता है कि शायरी हो रही है। और भी बहुत से दोस्त हैं जो यहाँ पे बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, 40 सालों से लेके जा रहे हैं इन तंजीमों को। जी बहुत अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह से। जी। तो इजाज़ साहब, आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं चाहूँगा कुछ और आप फरमाइए। शायरी तो मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि मैं तो ज़बानी आपको सारी याद शायरी सुना सकता हूँ, क्योंकि जो लिखा हुआ कलाम है मेरा, उसको तो मैं पढ़ता जाता हूँ। तो 2-4 शेर एक गज़ल के गम जो अंदर से खा रहा है मुझे, गम जो अंदर से खा रहा है मुझे, धीरे धीरे मिटा रहा है मुझे, धीरे धीरे मिटा रहा है मुझे। और ये कहानी भी मैंने लिखी है जी, ये कहानी भी मैंने लिखी है, जो ज़माना सुना रहा है मुझे। क्या बात। ये कहानी भी मैंने लिखी है, जो ज़माना सुना रहा है मुझे। और शेर सुने कि छोड़ जाएगा तू भी अब मुझको, जी, छोड़ जाएगा तू भी अब मुझको, तेरा लहजा बता रहा है मुझे। क्या बात है। छोड़ जाएगा तू भी अब मुझको, तेरा लहजा बता रहा है मुझे। एक तवातर से जो हंसाता था, अब मुसलसल रुला रहा है मुझे। वाह। एक तवातर से जो हंसाता था, अब मुसलसल रुला रहा है मुझे। प्यार आता था हर घड़ी उस पर, जी, प्यार आता था हर घड़ी उस पर, आज गुस्सा भी आ रहा है मुझे। वाह वाह। आज गुस्सा भी आ रहा है मुझे। या एक और मेरी गज़ल थी कि कोई इल्ज़ाम कोई जुर्म तो डाला जाए, जी, कोई इल्ज़ाम कोई जुर्म तो डाला जाए, वरना जिंदा से हमें आज निकाला जाए, वरना जिंदा से हमें आज निकाला जाए। और कच्ची मट्टी ही सही फिर भी सुनो को उजागरो, कच्ची मट्टी ही सही फिर भी सुनो को उजागरो, गूंद कर हमको किसी शक्ल में ढाला जाए, गूंद कर हमको किसी शक्ल में ढाला जाए। और गम मिले हैं जो मोहब्बत में तो रोना कैसा, गम मिले हैं जो मोहब्बत में तो रोना कैसा, इन गमों को भी मोहब्बत से ही पाला जाए, इन गमों को भी मोहब्बत से ही पाला जाए। और जब भी तन्हाई में आ जाती हैं यादें उसकी, जब भी तन्हाई में आ जाती हैं यादें उसकी, तब तो पलकों से समंदर न संभाला जाए, तब तो पलकों से समंदर न संभाला जाए। और एक शेर बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे कि एक जन्नत के लिए कितने जहन्नम झेलें। कहते हैं ना जी, अच्छे काम करो, ये करो, ये करो, स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। एक जन्नत के लिए कितने जहन्नम झेलें, यूं ही वादों पे हमें और न टाला जाए। क्या बात है। एक जन्नत के लिए कितने जहन्नम झेलें, यूं ही वादों पे हमें और न टाला जाए। और फिर दोराहे पे खड़े आके हुए हैं दोनों, फिर दोराहे पे खड़े आके हुए हैं दोनों, फिर से सिक्के को हवाओं में उछाला जाए, फिर से सिक्के को हवाओं में उछाला जाए। जैसे एजाज तेरा साथ है छोड़ा उसने, जैसे एजाज तेरा साथ है छोड़ा उसने, यूं किसी को न कोई छोड़ के छाला जाए, क्या बात, यूं किसी को न कोई छोड़ के छाला जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। शायरी की जब बात चलती है तो ये शायरी एक वो चीज़ है, ऐसी नेमत है जो किसी सरहदों के रोकने से नहीं रुकती, चाहे वो हम इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें। दोनों मुल्कों के लोग दोनों मुल्क की शायरी सुनते हैं। हमने देखा है कि इंडिया में भी कैसे पाकिस्तान के सिंगरों को सुना जाता है, उनकी शायरी सुनी जाती है, और पाकिस्तान में भी हमने सुना कैसे इंडिया के जो फिल्मी गाने हुए या मुशायरे वो भी देखे जाते, सुने जाते। जैसा कि आपने अभी फरमाया कि आपने अमृता प्रीतम जी का नाम लिया, राहत अंदौरी जी की, आपको शायरी भी याद है, शेख कुमार बटालवी जी के कलाम भी आपने सुनाए। तो ये शायरी एक बहुत सी अच्छी एक खुदा की नेमत है, रब की बख्शी हुई चीज़ है
कि चाहे सरहदें बट गई लेकिन वो दिल नहीं बटे, और ये आज भी एक दोनों मुल्कों को जोड़ने का एक ब्रिज का काम कर रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल जो है शायरी जो है कि ये सरहदों की मुताज नहीं है जी। जो ज़ुबान है, चाहे आप किसी भी ज़ुबान में शेर कहते हैं, किसी भी ज़ुबान में आप लिखते हैं, वो ट्रैवल करती है। वो चीज़ जो अच्छी चीज़ जो है वो आपकी वो सफ़र करती हुई। बाद दफ़ा ऐसे होता है कि मैं पिछले दिनों एक जगह पे बैठा हुआ था, तो किसी दोस्त ने मेरा तारफ़ कराया कि ये एजाज़ भट्टी साहब हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं नहीं जानता हूँ, बल्कि मैंने इनका कलाम भी गाया हुआ है। सिंगर था, पाकिस्तान से आया हुआ था। तो मैंने कहा जी मैं कौन सा कलाम आपने कहा? मैंने समझा वैसी बात है, वो खुश करने के लिए भी कह देते हैं। जी जी। तो उसने मेरी गज़ल मेरे सामने उसके 2-3 शेर सुना दी। तो मैंने कहा ये आपने ये कलाम कहाँ से लिया? कहते जी एक मैंने किताब ख़रीदी थी ईद पे, उसमें सिर्फ ईद के ऊपर शेर थे, तो उसमें आपकी भी गज़ल थी। तो मैंने कहा यार वो मुझे दिखा सकते? उसने अपने बाजे में से निकाल के मुझे किताब, मेरे पास आज भी वो पड़ी हुई है। तो मुझे पता ही नहीं है कौन बंदा है, साजिद सादिक उसका नाम था, कराची से। उसने पता नहीं कहाँ से मेरी वो गज़ल ली और उसने मेरे नाम से छापी उस किताब में। उसने मुख्तलिफ शुरा का कलाम छापा। तो जो है आपका कलाम बाद दफ़ा ट्रैवल करता हुआ पहुँच जाता है। अभी इंडिया से डॉक्टर कदीर साहब हैं, उनकी मेरा ख़्याल है 800 पेज की किताब आई है, इतनी मोटी। और उसमें मेरी जो दुखियारी माँ की गज़ल है, एक दुखियारी माँ की नज़म है, वो उसमें आई हुई है। तो ये चीज़ें आपका जो अच्छा शेर है, अच्छा कलाम है, अच्छी बात है, वो ऑटोमेटिकली ट्रैवल करती है जी। उसके लिए आपको सरहदों की ज़रूरत नहीं होती। बहुत अच्छा। हमारा दिल तो ये चाहता है कि और यही माहौल ऐसे चलता रहे, लेकिन घड़ी की सुइयां जो हैं वो अपने उस मकाम तक पहुंच गई हैं कि हमें ये प्रोग्राम समेटना पड़ेगा। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत थैंक यू दिल से हम करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी आपने अपने द्वारा लिखी गई शायरी सुनाई, नज़में सुनाई, और खुदा ने चाहा तो दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी, मुशायरे भी करेंगे और अपने दर्शकों के भी हम रूबरू करेंगे। और आपसे हम यहीं विदा लेते हैं। बहुत शुक्रिया रूबरू टीवी का, जसिंदी टीवी का। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि हर नुकरे हर पासे वंडो, जग नूं खुशियाँ हासे वंडो, जेकर दर्द वंडा नहीं सकते जिन्ने होन दिलासे वंडो। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। और अपने दर्शकों के लिए भी हम बता दें कि ये जो हम फर्स्ट प्रोग्राम आज कर रहे हैं रूबरू, और आने वाले समय में भी ये मंडे थ्रू फ्राइडे 11 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, EST 11 AM मंडे थ्रू फ्राइडे ये प्रोग्राम आया करेगा। और इसमें हम अंताक्षरी भी लेकर आ रहे हैं। एवरी फ्राइडे अंताक्षरी के भी रंग होंगे, संगीत के संग होंगे, उसमें भी आप ऐसे ही एंजॉय करिएगा। और आज के लिए ये हमें आप दीजिए इजाज़त, और कल मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।